Hello students, hope you all would be fine. Today we will be starting English grammar because it was awaited for such a long time. We were studying literature, and today we will be studying grammar. First chapter that is given in your book is sentences and phrases. Actually, grammar starts from parts of speech. What is parts of speech? Parts of speech means what? Speech means uh, whatever things we say, we speak something. If we are giving a speech in front of somebody on stage, that is also a speech. So speech means the words we use to communicate. और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे मान लो हमने बिरयानी बनाई, उसके अंदर चावल भी है, सब्जी भी है, मसाले भी हैं, तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वही उसके पार्ट्स हैं. तो यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो सेंटेंस हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसके बीच में जो उसके सारे वर्ड्स हैं वो उसके कोई ना कोई पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं तो हमको हमारे लिए ग्रामर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है. हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्रामर में कुछ भी नहीं है. लेकिन सेंटेंस पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि हम जो सेंटेंस एक दूसरे से बात करते हैं, व्हाट आर दो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इज द फर्स्ट लेसन. व्हाट सो टुडे वी विल डिस्कस about sentences. Phrases we will be discussing later, but today we will be discussing sentences. What is a sentence? Sentence is a group of words which makes a complete sense. शब्दों का ऐसा समूह, कई शब्दों को हम एक साथ ऐसा जोड़ दें जो कि एक पूरा सेंस निकल करके उससे आए. आधा अधूरा सेंस हमें नहीं चाहिए. वी शुड गेट द कंप्लीट सेंस. जैसे यहाँ पर मैंने 8 या 9 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो हम जितने भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इनमें हम अगर देखें तो दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये शब्दों का समूह है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, माई आंट लिव्स इन चेन्नई. इसमें 5 वर्ड्स आर देयर. माई आंट लिव्स इन चेन्नई. इनको हम क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से एक साथ ले आते हैं कि इसका हमको कुछ अर्थपूर्ण उसका एक भाव निकल करके आता है. दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. अगर इसका हमको कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल के आता तो दैट इज नॉट अ सेंटेंस. शब्दों का समूह तो हो, लेकिन उससे हमको उसका मीनिंगफुल सेंस निकल करके आना चाहिए. देन ओनली इट विल बी सेंटेंसेस. और कंप्लीट सेंस आना चाहिए. आधा सेंस भी नहीं आना चाहिए. जहां पर आधा सेंस आता है वो फ्रेज हो जाता है. जैसे मैं कहूँ ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द डे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ड्यूरिंग द डे, इसका भी कुछ मीनिंग निकल करके आ रहा है. इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि दिन में. तो या मैं कहूँ टू लर्न इंग्लिश सीखना, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल करके आ रहा है. थोड़ा बहुत सेंस तो निकल करके आ रहा है, बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आ रहा है. तो जिसका थोड़ा बहुत सेंस निकल करके आता है वो फ्रेज होता है, और जिसका कंप्लीट सेंस निकल करके आता है, दोस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंसेस. अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखा हुआ हूँ. सेंटेंस में सबसे पहले देयर आर 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं कर्ता, जो जिस चीज उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होता है, क्रिया होती है. कोई भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, तो उस एक्शन को जो व्यक्ति परफॉर्म करे या जिस चीज के माध्यम से वो एक्शन परफॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और बाकी जो भी उसका पार्ट्स बचता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट को जानने के लिए हम पहले कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है? तो हम उससे हु लगा करके पूछेंगे. जैसे माई आंट लिव्स इन चेन्नई, तो मैं इससे पूछूंगा हु लिव्स इन चेन्नई, तो मेरा आंसर आएगा माई आंट. तो माई आंट सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी के जो पार्ट्स हैं दैट इज कॉल्ड दैट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट. मैं कहूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं पूछूंगा हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ आंसर आएगा आई. तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा और लाइक टू प्ले क्रिकेट. गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास. अब मैं यहाँ पर पूछूंगा हु आर इन द सेम क्लास, तो मेरे पास आंसर आएगा गौरी एंड दीपक. तो गौरी एंड दीपक इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द प्रेडिकेट. तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बाइफेक्ट कर सकते हैं. एक सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट उसका सब्जेक्ट है एंड विच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. अब सेंटेंस के कुछ रूल हैं, क्योंकि ये एक हम
ग्रामर को ऊपर ऊपर से लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक रूल है अगर हम उसको नहीं पकड़ करके रखेंगे तो हम ग्रामर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेंटेंस के लिए क्या रूल होने चाहिए, जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में आई हैव रिटन हियर माय आंट लिव्स इन चेन्नई, फिर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल के अलावा आई है तो भी एस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट है, यहाँ माई आंट लिव्स इन चेन्नई है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, बट दिस इज नॉट आई। आई एक स्पेशल केस है, इसको हम प्लूरल की तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एस या ईएस नहीं लगाया, वर्ब में हमने एस या ईएस नहीं लगाया, लेकिन माई आंट में यहाँ पर मैंने एस या ईएस लगाया है, ईएस लगाया है, यस लगाया है, तो बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ पर अगर हम दे होता तो भी हम लाइक ही लगाते। अगर केवल किसी और का नाम होता, मान लो मैं कहा होता है कि सुरेश, तो यहाँ पर लाइक्स हो जाता। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ही कोई सेंटेंस चलता है। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनका हमको जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिनके रूल्स को जानना जरूरी है सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। जैसे गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास। अब अगर हम सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे हमने गौरी भी लिया और हमने दीपक भी लिया, गौरी सिंगुलर है और दीपक सिंगुलर है, लेकिन जब हमने एंड से दोनों को जोड़ दिया तो दो सब्जेक्ट हो गए, गौरी और दीपक, तो इनको हम प्लूरल मानेंगे और यहां पर हम इज नहीं लगाएंगे बल्कि यहां पर आर लगाएंगे। वाई? बिकॉज गौरी एंड दीपक ऑल्दो दे आर बोथ आर सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद भी ये एंड से जब जुड़े हुए हैं तो ये इसको प्लूरल माना जाएगा और यहां पर हम आर लगाएंगे। हम ये नहीं लिख सकते गौरी एंड दीपक इज इन द सेम क्लास, दैट विल बिकम रॉन्ग। वी विल राइट गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं ड्राइंग एंड कलरिंग इज माय हॉबी। अभी आप कहेंगे सर आपने तो बताया अगर एंड से दो सेंटेंस, दो वर्ड्स जुड़े रहे, दो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो एंड से जुड़े हैं तो उनको हम प्लूरल मानेंगे। तो ड्राइंग एंड कलरिंग में आपने इज क्यों लगाया? यहाँ भी तो ड्राइंग एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है कलरिंग। एक नाउन है ड्राइंग और दूसरा है कलरिंग, तो हमने इज क्यों लगाया? दिस इज अ नेचुरल योर क्यूरियोसिटी विल अराइज। तो यहाँ पर ड्राइंग एंड कलरिंग में इज इसलिए लगा है क्योंकि ड्राइंग और कलरिंग दोनों को हम एक ही सेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, हालांकि यहां पर ब्रेड और बटर अलग अलग है, अलग अलग नाउन है, लेकिन ब्रेड एंड बटर को यहां पर हमने एक साथ कंबाइंड यूनिट करके उसको यहां पर इज लगाया। ड्राइंग और कलरिंग अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर ड्राइंग और कलरिंग का सेंस एक है। इनको वर्ड्स भले अलग हैं लेकिन इनको हम एक सेंस में ले रहे हैं। ड्राइंग और कलरिंग को एक साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक ही सेंस में हम लेते हैं तो यहाँ पर हम इज यूज करते हैं, तब यहाँ पर आर यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गौरी एंड दीपक को हम एक सेंस में नहीं ले सकते, दैट इज वाई यहाँ पर हमने आर यूज किया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इफ यू आर सीइंग नीदर माय मदर नॉर माय फादर इज एट होम। अगर हम ईदर या नीदर से हम जोड़ते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगता है। जैसे मैं कहूं नीदर माय मदर, ना तो मेरी माँ, नॉर फादर, ना मेरे पिता, इज एट होम, घर पे नहीं है। तो यहां पर नीदर और नॉर इन दोनों को जब हमने लगाया, ईदर या और लगाते तो भी नीदर नॉर या ईदर और में हम हमेशा सिंगुलर ही यूज करते हैं। वी विल बी राइटिंग हियर इज। फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं ईदर यू और योर ब्रदर्स हैव टू क्लीन द रूम। लेकिन मान लो अगर नीदर या ईदर से हमको जोड़ना ही है, लेकिन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ना है, उनमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। जैसे मान लो यहां पर है ईदर यू और योर ब्रदर्स, यहां पर एस लगा हुआ है और यहां पर ये ईदर यू ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो अगर दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, दो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो जब दोनों में से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो हमेशा, और उनको ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ना है, तो ऐसे में हमेशा प्लूरल वाले को हम बाद में लिखेंगे और सिंगुलर वाले को पहले। यहाँ पर यू सिंगुलर है, इसको हमने पहले लिखा, और प्लूरल ब्रदर्स प्लूरल है, इसको हमने बाद में लिखा। और हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये ब्रदर्स प्लूरल है तो हमने यहाँ हैव लगाया, यहाँ हम
अगर हैज लगाते तो वो प्लूरल सिंगुलर वर्ब हो जाता। लेकिन जब यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनमें से एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो सिंगुलर वाले को पहले यूज करेंगे, प्लूरल वाले को बाद में यूज करेंगे, और उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ईच ट्रक एंड ईच कार इज बीइंग सर्च्ड। यदि हम ईच या एवरी से हम किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और दोनों के पहले ईच लगा है या दोनों के पहले एवरी लगा है, तो उनको अलग अलग हम सिंगुलर मानेंगे। भले ही ये ईच ट्रक अलग है, ईच कार अलग है, और दोनों को मिला के हम कह सकते हैं प्लूरल, नहीं, बिकॉज दोनों में ईच अलग अलग लगा हुआ है। तो अलग अलग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इज लगेगा। अगर केवल यहाँ पर हम ये कहते ट्रक एंड कार, ईच ना होता, तो हम कह सकते थे ट्रक एंड कार। जैसे यहाँ पर था गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास, तो इसी तरीके से अगर हम केवल कहते ट्रक एंड कार, तो यहाँ पे हम कह सकते थे आर बीइंग सर्च, क्योंकि ट्रक एंड कार जब हम दोनों वर्ड्स कहते तो वो प्लूरल बन जाता। लेकिन ट्रक के पहले हमने ईच लगाया और कार के पहले भी ईच लगाया, तो यदि ईच और या एवरी दोनों मतलब दो सब्जेक्ट हैं और दोनों के पहले हमने ईच या एवरी लगा रखा है, तो उनको हम सिंगुलर ही मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट, द ऑडियंस वॉज इंचेंटेड विद देयर परफॉर्मेंस। द ऑडियंस वॉज इंचेंटेड। अब यहां पर देखिए, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। दर्शक को हम सिंगुलर नहीं कह सकते, प्लूरल कह सकते हैं। मान लो थिएटर में बहुत सारे दर्शक हैं और वो कोई शो देख रहे हैं, तो उनको दर्शक ही कहेंगे, तो वो प्लूरल है। बट यहां पर हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब नहीं लगाया, हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया, वॉज। क्यों हमने लगाया? क्योंकि दर्शक भले ही ढेर सारे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह के सारे दर्शकों को हम एक साथ बात कर रहे हैं, तो उनको एक इकाई के रूप में ले रहे हैं, सारे दर्शक को एक साथ हम यूज कर रहे हैं, और दैट इज वाई हम यहां पर नहीं कह सकते द ऑडियंस वर। ऑल्दो ऑडियंस इज प्लूरल, ऑडियंस प्लूरल है, लेकिन हम यहां पर वॉज ही लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहां सारे दर्शकों को एज अ होल बात कर रहे हैं, तो यहां वॉज लगेगा, बल्कि वर नहीं लगेगा। और जो लास्ट रूल है वो भी उसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 3 किलोमीटर्स जो है वो प्लूरल हो गया, बिकॉज किलोमीटर्स एस लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ गई कि अगर हम पूरे सब्जेक्ट को एज अ होल यूज कर रहे हैं, उसको सेंस में एज अ होल यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर था ड्राइंग एंड कलरिंग, ये भी एज अ होल था, तो यहाँ पर इज लगाया। ब्रेड एंड बटर, तो इज रहेगा। तो जब ये 3 किलोमीटर्स, ये भी एक तरीके का पूरा यूनिट है और इसको हम एक साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। तो दीज वर सम बेसिक रूल्स ऑफ सेंटेंसेस। और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। आप देखिए हमेशा यहाँ एम, आई, जी, डी जो भी है हमारा, हमेशा every time a sentence starts with a capital letter and it always starts with a full stop, or if it is an interrogative sentence, it will be a question mark or exclamatory mark, and always it will convey you the complete sense. ये हमेशा sentence complete sense ही देगा, कभी आधा अधूरा सेंस नहीं देगा। उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगा और वर्ब भी होगा। सेंटेंस हमेशा पूरा सेंस देगा, हमेशा कैपिटल से शुरू होगा, लास्ट में उसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन होगा, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होंगे, और उसमें हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब उसमें वर्ब भी होगा, और इट विल कन्वे यू द कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस इट विल बी गिविंग यू, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. So something more we will be discussing in the coming videos. Thanks for watching and have a wonderful day.